हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेट इज कैटलिस्ट मास्टर। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कल का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी चेंज होता है वो एनर्जी चेंज किस तरह से होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ कि एनर्जी चेंज के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने सिंपल से कहा था कि सपोज एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर सोडियम फ्लोराइड है, जैसे मान लो एक सोडियम है, एक मॉलिक्यूल है सोडियम, और वो सोडियम आपकी रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ में और बना रहा है NaCl। तो ये NaCl जब Na और Cl से बना तो टोटल एनर्जी चेंज कितना हुआ। ठीक है, तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन या एनर्जी चेंज किस तरह से हुई, तो यहाँ पे एक साइकिल आती है जिसको हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। और ये बॉर्न हेबर साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप NaCl की बात करते हो तो बॉर्न हेबर साइकिल उसमें आती है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि सपोज जैसे जब सोडियम सॉलिड जब सोडियम लेते हैं और क्लोरीन गैस लेते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है NaCl। और जो NaCl बनता है उसके बनने में जो एनर्जी फॉर्म होती है उसको कहते हैं डेल्टा HF, या फिर इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कितनी इंथैल्पी का यूज़ हुआ जब हमने NaCl, या कितनी इंथैल्पी में चेंज आया जब NaCl का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जब सोडियम होता है, सोडियम सॉलिड होता है, तो जब सॉलिड नेचर का होता है तो सबसे पहले हमको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, Na+ गैशियस फॉर्म में लेके जाना और क्लोरीन को भी गैशियस फॉर्म में लेके जाना है, कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने सोडियम लिया है, सोडियम उसको पहले सब्लिमेट करेंगे या फिर सब्लिमेशन करेंगे उसका। तो सोडियम जब सब्लिमेशन होगा तो सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट गैस में, विदाउट एनी कन्वर्टिंग इन गैशियस लिक्विड फेज। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन, मतलब जब सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैशियस फेज में। उसके बाद बात करें कि अगर सोडियम हमको बना तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तब हमारा कहीं जाके हमको मिलेगा सोडियम Na+ आयन। उसके बाद हमने क्या करा, क्लोरीन गैस ली। अब क्लोरीन गैस जब हम ले रहे हैं तो क्लोरीन के अंदर क्या होंगे, क्लोरीन के 2 एटम होंगे। अब जब क्लोरीन के जो 2 एटम हैं वो दोनों एटम क्या होंगे, उनके बीच में एक बॉन्ड होगी, एक बॉन्ड लेंथ होगी, एक बॉन्ड एनर्जी होगी। तो जब बॉन्ड लेंथ है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये जो बॉन्ड बना है कार्बन या क्लोरीन क्लोरीन के बीच, इसको ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। मतलब कि बॉन्ड एनर्जी दोनों क्लोरीन के लिए यूज हो रहा है, तो एक क्लोरीन पे कितना बॉन्ड एनर्जी यूज होगा, बॉन्ड एनर्जी बाई 2, हाफ हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जब हाफ होगी यहाँ पर, तो एक क्लोरीन एटम Cl गैस में से एक क्लोरीन एटम को जो बनाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, जितनी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी जितनी है उसका आधा कर दो। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन को एक एटम देना है, या क्लोरीन ने अपनी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, और उस इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी या जो एनर्जी जब होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो व्हाट हैपन, दिस सोडियम एंड क्लोरीन, this sodium and a cation and this chlorine anion when react or when form a bond between each other or with together, then the enthalpy or the energy which is used in the formation of NaCl, that is solid not a gas, sorry, solid means when NaCl formation occurs then it will produce a lattice structure. So the energy which is required for the formation of NaCl lattice structure is called lattice energy, and this lattice energy combination of these all energies equals to the delta HF or enthalpy of formation. So what we can say that delta HF is equals to enthalpy of delta H of sublimation for sodium, ionization energy required by sodium, then bond energy का half which is used to isolate a single chlorine atom from a chlorine gas molecule, then energy required or energy released during we can say that when chlorine accept electron, the energy which is released is electron affinity. So energy released by chlorine and then energy which is used in the formation of lattice structure of NaCl, lattice energy. Okay, so इतना सा ही था हमारा, क्या था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एनर्जी चेंज इन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज खत्म हुआ। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अब हम इस लेक्चर के अंदर क्या कवर करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द लैटाइस एनर्जी। सो आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखो, जनरली
3 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो टोटल 3 फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर जो होगा, 3 फैक्टर होंगे, उसमें पहला फैक्टर जो होगा वो होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है। सेकेंड फैक्टर जो होगा वो होगा चार्ज, चार्ज कितना है। एंड थर्ड फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट द आयनिक एनर्जी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर। Although internuclear distance and charge are the important parameters or important factor, but in some cases, only in some cases, coordination plays an important role. So what is the relation with internuclear distance, charge and coordination number? So how can they affect? Let's study about that. Lattice energy is inversely proportional to the internuclear distance. You can learn it by a mnemonic that is called छोटे के साथ छोटा. We can say that कि जो 2 एज ग्रुप होते हैं, जैसे कि मान लो 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का बच्चा ज़्यादातर कंफर्टेबल किसके साथ रहेगा? ऑब्वियसली जो 10 साल का बच्चा उसी के साथ खेलने में कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा। हमारी एज ग्रुप के जो है, मतलब जो आप बोल सकते हो कि 25, 28, या हमारी एज ग्रुप के नाम बोलते हुए कि टीनेजर्स जो रहते हैं वो टीनेजर्स के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हमारे जो बोल सकते हैं आपकी जो अदर होते हैं, जो मतलब सेम एज ग्रुप वाले ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो एज ग्रुप के से समझिए कि छोटे के साथ छोटा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि देखो लैटाइस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये हमने यहाँ देखा कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब समझे कैसे? देखो अगर मैंने बोला लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया आपका सीजियम आयोडीन, ठीक है, तो छोटे के साथ छोटा, लिथियम का साइज भी छोटा, फ्लोरीन का साइज भी छोटा, तो ये ज़्यादा बेटर है। सीजियम का साइज भी बड़ा है, आयोडीन का साइज भी बड़ा है, ठीक है। सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखो साइज बड़ा है और लिथियम का साइज छोटा है, तो अगर मैं इसको बोलूँ R1 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन, इफ सपोज वी कैन से दैट डिस्टेंस इज R1, देन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ सीजियम एंड आयोडीन, लेट्स कंसिडर इट R2, then obviously R2 will be greater than R1, and we know that internuclear distance is inversely proportional to the lattice energy, or lattice energy is inversely proportional to the internuclear distance. So लिथियम फ्लोराइड के केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, इसका मतलब लिथियम फ्लोराइड विल नीड मोर लैटिस एनर्जी। मतलब कि जब लिथियम फ्लोराइड अगर आपका फोन फॉर्म करेगा तो वो लैटिस एनर्जी ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होगी या लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ, जब लैटिस एनर्जी बन रहा है, जब लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी हम देंगे कि स्ट्रक्चर बनते टाइम एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी? लेट्स चेक आपके थर्मोडाइनमिक्स के कंसेप्ट कैसे हैं, ठीक है। सेकेंड फैक्टर फॉर, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप वो करके बताइएगा कि जैसे कि लिथियम फ्लोराइड का क्या होता है। लिथियम फ्लोराइड देखो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, ठीक है। अब देखो लिथियम फ्लोराइड में लिथियम जो है कार्बोकेटाइन का जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो कार्बोकेटाइन का साइज है वो एकदम फिक्स है, कार्बोकेटाइन का साइज चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। कार्बोकेटाइन सबके केस में सेम है, पर फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा चार्ज। सो व्हाट यू कैन से दैट लिथियम फ्लोराइड, देन लिथियम क्लोराइड, देन लिथियम bromide and then lithium iodide. If this is the structure of lithium fluoride, suppose this is the lithium fluoride, lithium का size same रहेगा, lithium का size is not going to change, क्लोरीन का थोड़ा सा बड़ा होगा, ब्रोमीन का और बड़ा होगा और आयोडीन का सबसे बड़ा होगा। सो आपको मालूम है साइज बढ़ रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ रही है। अगर मैं बोलूँ R1, R2, R3 एंड R4, सो ऑब्वियसली R4 is greater than R3 is greater than R2 is greater than R1। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या रहेगा? ऑर्डर, कि यहाँ पर रेडियस बढ़ रही है, आप बोल सकते हो रेडियस या डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा? बढ़ रहा है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी जो रहेगी, लैटिस एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो उसका अपोजिट ऑर्डर कैसा हो जाएगा? इसका ये ऑर्डर जो रहेगा अपोजिट ऑर्डर, तो ये अपोजिट ऑर्डर किसके केस में रहेगा कि देखो जो R4 है, ये वाला R4, इट विल रिक्वायर लेस लैटिस एनर्जी, ठीक है, कम इसको लैटिस एनर्जी लगेगी, उससे ज़्यादा लैटिस एनर्जी यहाँ, फिर उससे ज़्यादा यहाँ, और सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी कहाँ होगी?
यहाँ पे। तो रेडियस का साइज ऐसा जा रहा है और लेटाइस एनर्जी का साइज सीक्वेंस इस तरह से जाएगा। सो पहला फैक्टर क्या बोलता है, देखो मैं 3 बेसिक से फैक्टर आपको जो है वो तीनों फैक्टर एक बार में समझाता हूँ, फिर इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट लेटाइस एनर्जी और विच अफेक्ट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। 3 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला फैक्टर जो हमने देखा वो क्या था? पहला फैक्टर हमने देखा इंटरन्यूक्लियर रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो है वो है चार्ज। थर्ड फैक्टर इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले समझते हैं कि अफेक्ट कैसे करता है। हमें पता है कि लेटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। लेटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज का कैसा चार्ज किस तरह से होगा ये भी हम समझते हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो होगा लेटाइस एनर्जी जो होगी उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन नंबर, उस कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, या फिर आप बोल दो कोऑर्डिनेशन नंबर से हम यहाँ अगर बोले पैकेजिंग, तो पैकेजिंग के ऊपर भी हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। किस तरह से करता है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेटाइस एनर्जी के मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए कि लेटाइस अगर जैसे मान लीजिए लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड अगर है तो किसकी ज़्यादा लेटाइस एनर्जी होगी? लिथियम फ्लोराइड की। क्यों? क्योंकि लिथियम और फ्लोरीन के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? कम है। ये चीज़ क्लियर? वैसे ही सेम लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, वैसे ही सेम इनके साथ में होगा। अब देखो प्रायोरिटी जो होती है वो चार्ज को ज़्यादा दी जाती है व्हेन कंपेयर टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये चीज़ क्लियर है? मैं चार्ज को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बाद में प्रायोरिटी दूंगा। इफ चार्जेस आर सेम, अगर चार्जेस सेम है तब आप फैक्टर नंबर 1 पे जाओगे। जैसे कि मैंने बोला, सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले चार्ज समझते हैं फिर एक बार और वापस से देखते हैं। अगर मैंने बोला चार्ज में यहाँ पे कैसा आएगा, समझो चार्ज का फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करेगा कि आपका जो कैटायन का चार्ज है इनटू एनायन का चार्ज, उसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको दिया मैंने NaCl, उसके बाद मैंने दिया आपको MgO, ठीक है, फिर उसके बाद दिया मैंने Na2O, फिर मैंने आपको दिया AlCl3। अब इनमें आपको चार्ज निकालना है, ठीक है। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है? +1, क्लोरीन के ऊपर -1, मतलब कि 1 × 1 कितना हो गया? 1 × 1 कितना हो गया? 1। मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 मान के चलें, इसके ऊपर चार्ज 1 है, यूनिट 1। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम रहता है +2, ऑक्सीजन रहता है -2 ऑक्साइड के फॉर्म में, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4, ठीक है। 2 × 2 4, मतलब इसका चार्ज कितना हो गया? 4 यूनिट। इसमें रहता है +1 -2, मतलब कि कितना हुआ? 1 × 2 कितना हुआ? 2, मतलब कि इसका चार्ज 2 नंबर पर। एल्यूमिनियम में क्या रहेगा? एल्यूमिनियम रहता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये -1 है, तो 3 × 1 कितना आया? 3। मतलब कि चार्ज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लेटाइस एनर्जी जो होगी वो किसकी रहेगी? 4 की, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि देखो चार्ज यहाँ पे 4 है, देन 3, देन 2, देन 1। 4 किसका है चार्ज? मैग्नीशियम ऑक्साइड। 3 में आप देखोगे तो AlCl3, Na2O और देन NaCl, ये चार्ज का ऑर्डर आ रहा है। और हमने देखा कि लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मतलब कि यही सीक्वेंस किसका हो जाएगा? लेटिस एनर्जी का। कि लेटाइस एनर्जी कैसे रहेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज़्यादा रहेगा, फिर एल्यूमिनियम का रहेगा, फिर सोडियम का रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा इन चारों में? NaCl का। ये चीज़ क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज मैंने तुम्हारे सामने दिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि आपके सामने है NaCl भी है, आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, ये 2 हैं आपके सामने, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से लेटिस एनर्जी किसकी रहेगी, ज़्यादा लेटिस एनर्जी कहाँ यूज़ होगी या लेटिस एनर्जी ज़्यादा कहाँ रहेगी। कैसे पता लगाओगे? हमने कहा कि 3 फैक्टर होते हैं। पहला होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सेकंड फैक्टर जो रहता है वो सेकंड फैक्टर क्या रहता है? चार्ज, ठीक है। और थर्ड फैक्टर कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन प्रायोरिटी हम चार्ज को देते हैं, फिर सेकंड देते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और थर्ड नंबर पर जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज में यहाँ पे देखें, यहाँ +1 -1, +2 -2, तो यहाँ कितना? यहाँ चार्ज की यूनिट 1 है और यहाँ 4 है, तो ऑब्वियसली चार्ज इसका ज़्यादा है, तो लेटाइस एनर्जी कहाँ ज़्यादा रहेगी? यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आई? दूसरी चीज़ समझते हैं। अब अगर मैं यही वाले एग्जांपल दे दूँ, MgO, AlCl3, Na2O, NaCl, ये सब निकाल दोगे ना, ठीक है। अब
सेकंड अगर मैं बात करूं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि ठीक है, ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल इसका लेते हैं। चलो लिथियम फ्लोराइड भी ले लिया और लिथियम आयोडाइड भी ले लिया। तो पहला फैक्टर हम किसको देखेंगे? पहला फैक्टर हमारा कौन सा आएगा? सबसे पहले हमको देखना चार्ज। चलो चार्ज के बारे में पता लगाते हैं। लिथियम +1 फ्लोरीन -1, लिथियम +1 आयोडीन -1। अब देखो यहाँ पे भी चार्ज की 1 यूनिट, यहाँ पे भी चार्ज की 1 यूनिट, मतलब चार्जेस तो हो गए सेम। तो यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब चार्ज वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो कौन से फैक्टर पर हम जंप करेंगे फिर? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे गए तो हमने देखा ये लिथियम और ये फ्लोरीन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R1। लिथियम आयोडाइड पे गए तो ये लिथियम और ये इतना बड़ा सा क्या है? आयोडीन, ये है R2। तो हमें पता है R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 इज ग्रेटर देन R1, तो उसके बेसिस पे हमें ये पता है कि लेटाइस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब लेटाइस एनर्जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप क्या कहोगे कि R2 अगर बड़ा है R1 से तो लेटाइस एनर्जी जो सेकंड की होगी वो छोटी होगी किससे? लेटाइस एनर्जी ऑफ 1। मतलब कि इस वाले केस में लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड में लेटाइस एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी? आपकी लेटाइस एनर्जी ज़्यादा रहेगी लिथियम फ्लोराइड की, और उससे कम किसकी रहेगी? लिथियम आयोडाइड की। ये पिक्चर यहाँ तक की क्लियर है। 3 फैक्टर हमने पढ़े। पहला है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दूसरा है चार्ज, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कहा कि चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करता है फैक्टर वो कौन सा है? चार्ज। दूसरे नंबर पर जो फैक्टर आता है वो कौन सा है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और जब ये दोनों फैक्टर खत्म हो जाते हैं, जब ये दोनों फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो हम तीसरा फैक्टर किसको देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर को। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड फैक्टर। ठीक है, थर्ड फैक्टर क्या आएगा? हमने थर्ड देखा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, थर्ड फैक्टर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या रहता है समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब रहता है? एक कंपाउंड है, देखो 2 टर्म आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए आपको एक पूरा होल चैप्टर समझना पड़ेगा जो कि 12th के अंदर आती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है? मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप देखो इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे है, ये सेंटर में क्या है? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन से 6 साइनाइड आयन अटैच हैं। ठीक है, तो एक साइनाइड यहाँ हो गया, एक साइनाइड यहाँ हो गया, एक साइनाइड यहाँ हो गया, एक साइनाइड यहाँ हो गया। तो ये तो 4 चले गए एक प्लेन में। एक साइनाइड कहाँ गया? अपर प्लेन में, और एक साइनाइड किधर गया? लोअर प्लेन में। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है? बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो होता है, ये जो एटम है, ये वाला जो सेंटर वाला एटम है, इस एटम को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो यहाँ पे अटैच हैं ये साइनाइड, ये जो रेड कलर के अंदर अटैच हैं, इनको कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आएगा। इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और इनको कहते हैं लिगेंड्स। ये जो लिगेंड्स हैं, अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या रहता है कि सेंट्रल मेटल एटम से, क्या कहा मैंने? सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड्स कितने अटैच हैं उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि जो डायरेक्ट अटैच होने चाहिए। सबसे पहली बात मैंने बोला कि K4FeCN6 में फ्लोरीन सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, ये आप बोलोगे कि सर पोटेशियम कहाँ गया? तो पोटेशियम भी बता देता हूँ। पोटेशियम ये इस तरह से अटैच रहते हैं 4। ये पोटेशियम के 4 बॉन्ड हैं जो अलग से सॉल्ट से इस वाले कॉम्प्लेक्स से अटैच रहते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्टली अटैच नहीं रहेंगे, इस सॉल्ट फॉर्म में अटैच रहेंगे, एनाइन और कैटाइन के फॉर्म में। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो डायरेक्टली अटैच जो आपके एटम है सेंट्रल मेटल एटम से, इनको बोलते हैं लिगेंड। और सेंट्रल मेटल एटम से कितने हैं, मतलब काउंट, मैंने बोला कितने अटैच हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि K4FeCN6 में आप देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन। कितने साइनाइड आयन उससे अटैच हैं? 6। तो इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ये चीज़ क्लियर है?
मैंने आपसे बोला कि जैसे मान लो सपोज कोई ये कंपाउंड है, मैंने आपको बोला कि AB4 इस तरह का एक कंपाउंड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सेंट्रल मेटल एटम अगर ये है उससे कितने अटैच हैं? 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैंने आपसे बोला कि मान लो CO, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ में मैंने आपसे अटैच कर दिए H2O के 2 मॉलिक्यूल। अब बताओ इसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है? तो कितने हाइड्रोजन उससे वाटर मॉलिक्यूल अटैच है? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कोबाल्ट का कितना हो जाएगा? 2। ये चीज़ क्लियर है? ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो इस चीज़ के ऊपर भी है ना कि इसकी पैकिंग कैसी हो रही है। पैकेजिंग भी तो डिनोट कर रहा है ना, ये पैकेजिंग भी तो बता रहा है ना कि पैकेजिंग कैसी है सेंट्रल मेटल एटम की। चीज़ समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पैकेजिंग कैसी है वो भी तो ये बता रहा है, ठीक है। अब जैसे ये मान लो, अब देखो ये ज़्यादा पैक होगा कि अगर मैं आपके सामने बोल दूँ, जैसे मान लो ये कंपाउंड है A, B और B। अब इसमें ज़्यादा क्लोज पैकिंग किसकी होगी? इसकी होगी कि इसकी होगी? ऑब्वियसली इसकी होगी। तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतनी क्लोज पैकिंग रहेगी। तो समझो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि लैटिस एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री, मतलब कि पैकेजिंग के ऊपर भी रहती है। जैसे कि NaCl और जिंक सल्फाइड, NaCl और जिंक सल्फाइड में क्या आता है कि NaCl की अगर तुम देखोगे पैकेजिंग या कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे NaCl का, तो NaCl में Na का और Cl का पैकेजिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है जिंक सल्फाइड से। ये हमने यहाँ पे क्यों लिया कि यहाँ पे ये वाला पहला फैक्टर भी काम नहीं आ रहा है, दूसरा फैक्टर भी काम नहीं आ रहा है। कुछ केसेस हैं जहाँ पे थर्ड फैक्टर काम आता है जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। NaCl और सीजियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुँचे ही नहीं ना। क्यों? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो रहता है उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बेसिस पर ही हमारा सॉल्व हो गया। पहला चार्ज देखा, चार्ज सेम निकला, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी अगर निकल रही है ऑलमोस्ट सेम, तो हम फिर जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे। और अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे सॉल्व हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे नहीं जाएंगे। आपके मोस्टली क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर से पहुंचने से पहले ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है? देखो यूजुअली ऑन इंक्रीजिंग लैटिस एनर्जी, अगर आप लैटिस एनर्जी बढ़ाते हो तो उसकी हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। इसको आप पॉइंट स्टार मार्क बना के लिख लो या इसको नोट करके लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूजुअली जब हम लैटिस एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम लैटिस एनर्जी से डिसाइड करते हैं। ये चीज़ याद रखो, आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम लैटिस एनर्जी से डिसाइड करते हैं, ठीक है। विच मीन्स हायर द लैटिस एनर्जी, हायर द हार्डनेस, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्मल स्टेबिलिटी, लोअर द लैटिस एनर्जी, लोअर आर these parameters. Are you getting my point? For ionic compound, lattice energy is the most important parameter, or we can say that with the help of lattice energy we are going to decide the property of that kind of ionic compound. Either it is more hard or it is having high melting point or boiling point, either it is having low melting point or boiling point, depends upon condition to conditions. ठीक है? Okay, so there are basically three factors: internuclear distance, charge and then coordination number. Okay, so ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर या ये वाला पॉइंट हम फैक्टर्स अफेक्टिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी और आगे के जो एप्लीकेशन है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर हम आयोनिक कंपाउंड के बारे में कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, जैसे कि फजान्स रूल क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है एंड ऑल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे को मोटिवेशन देता है अंदर से टाइम टू टाइम वीडियो बनाने के लिए। हालांकि मैं थोड़ा बिजी चलता हूँ बीच में, फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो बस इतना ही कहूँगा। आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप पढ़ें मेरे से। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आपका जो पढ़ाने का पैटर्न है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी दूसरे सोर्सेस को आप रिफ़र कर सकते हैं। इट्स ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।